हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर से आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूब्स में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक स्पेशल चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मौका मिलेगा तो क्लास 10th के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और बहुत अच्छे और ख़ास चैप्टर के साथ आज हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। और चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी से डील करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बन सके। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग क्लास 10th की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हों या फिर झारखंड बोर्ड से हो, कहीं से भी हों, उन्हें 10th के कार्बन के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग कार्बन उसके यौगिकों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं कि कार्बन क्या होता है और कार्बन की क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि कार्बन है क्या। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो आपके पास अराइज होता है वो ये होता है कि कार्बन आखिर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, जिसे पृथ्वी कहते हैं, इसमें कार्बन मुक्त रूप में 0.02% पाया जाता है और CO2 के रूप में ये 0.03% पाया जाता है। क्लियर। अगर कार्बन की उपस्थिति की बात करें तो हमारे वातावरण में 0.02% ये मुक्त रूप से पाया जाता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात यह आती है कि कार्बन में आखिर चलिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कंटिन्यू करते हैं उसको। हाँ, तो प्रारंभ में क्या था कि ऐसी एक अवधारणा थी प्रारंभ में, जो कार्बन है वो केवल जीवित वस्तु में ही पाया जाता है और मृत वस्तुओं में पाया नहीं जाता है। ऐसी अवधारणा पहले थी कि कार्बन का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल लिविंग बींग्स में ही है, नॉन लिविंग बींग्स में कार्बन का एग्जिस्टेंस नहीं है। लिविंग बींग्स किसे कहते हैं आप जानते होंगे, जिसमें जीवन होता है, नॉन लिविंग जिसमें जीवन नहीं होता है। देखिए, समय हुआ, वक्त बदला और अवधारणा भी बदली। और पहले जो अवधारणा थी कि इसे हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं या फिर ये जीवित वस्तुओं में पाया जाता है, ये भी बदला। ठीक है, तो पहले क्या अवधारणा थी? पहले अवधारणा था कि कार्बन केवल जीवित वस्तुओं में भी पाया जा सकता है। और इस अवधारणा को 1815 में किसने दिया था? जी बिल्कुल, बर्जीलियस ने दिया था 1815 को, कि कार्बन केवल जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। और उनके इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा गया। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा कि 1815 में इन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक ने कहा कि कार्बन केवल जीवित वस्तुओं में ही पाया जाता है, अजीवित या नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तुओं पर ये नहीं, उसकी उपस्थिति नहीं होती है। और यही सिद्धांत जीवन शक्ति का सिद्धांत कहलाया। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। बाद में वोलर ने इसे प्रयोगशाला में यूरिया के निर्माण के फलस्वरूप इसे गलत साबित कर दिया था और बताया था कि कार्बन नॉन लिविंग वस्तु में भी पाया जा सकता है। तो अब देखिए, हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे कि कार्बन क्या होता है। तो वे सारे वस्तु का कलेक्शन जिसको जलाने से सामान्यतः धुआं उठता हो, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो कार्बन कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम लेते हैं बुक को, क्या बुक को जलाने से धुआं निकलता है? प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, तो बिल्कुल इसमें कार्बन की उपस्थिति होगी। अगर हम बात करते हैं कोल यानी कोयला जिसको कहते हैं, क्या कोयला में कार्बन उपस्थित रहता है? बिल्कुल रहता है। ठीक है, क्या हम कहेंगे कि गोल्ड में कार्बन है? बिल्कुल, गोल्ड को जलाने से क्या दिखेगा कि उसमें निकलने वाला धुआं एकदम नगण्य या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो गोल्ड में कार्बन होता है? नहीं होता है। तो कार्बन किस में उपस्थित रहेगा? जिसको जलाने से धुआं निकलता हो। और हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कार्बन की बनी होती है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, मानव शरीर भी कार्बन का बना होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग कार्बन को डिवाइड करते हैं कि कार्बन के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th कार्बन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है,
तो कार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सैचुरेटेड, जिसको संतृप्त कहते हैं, ठीक है, और एक है अनसैचुरेटेड, जिसको असंतृप्त कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सैचुरेटेड को संतृप्त कहते हैं और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त कहते हैं। इसे कार्बन या हाइड्रोकार्बन का भी कैटेगरी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का भी कैटेगरी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। और हम लोग जब इंटर के केमिस्ट्री को जब फॉलो करेंगे, इंटर के सिलेबस को जब देखेंगे, तो उसमें आपको दिखाएंगे कि इसका एलिसाइक्लिक, एरोमेट्रिक और भी बहुत सारे कैटेगरी में डिवीजन होता है। पर अभी हम लोग बेस्ड ऑन 10th क्लास देखेंगे कि इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है सैचुरेटेड मतलब संतृप्त कार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड में कौन सा कैटेगरी आता है, ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड में आता है एल्केन, ALKAN, एल्केन, क्लियर। ध्यान रहेगा, सैचुरेटेड का टाइप कौन सा है, एल्केन। और अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरीज आते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। क्लियर है, एल्कीन और एल्काइन, क्लियर है। तो सैचुरेटेड का टाइप कौन सा है, अगर आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा कि सैचुरेटेड का एक टाइप है एल्केन और अनसैचुरेटेड के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है एल्कीन और उसके बाद का टाइप होता है एल्काइन, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपसे अगर पूछे कि सैचुरेटेड टाइप में एल्केन, कैसे पता करेंगे कि कौन सा कार्बन या हाइड्रोकार्बन का ग्रुप एल्केन का है, तो ध्यान रखिएगा, जो एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा, मतलब जिसका संबंध, जिस कार्बन का संबंध एल्केन से होगा, उसके लास्ट में ANE लगा रहेगा। क्या हुआ लगा हुआ रहेगा, ANE, इसको क्या कहते हैं, सफिक्स, प्रत्यय। उसके लास्ट में सफिक्स क्या लगा रहेगा, ANE लगा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर स्मॉल a का ही यूज करते हैं, एल्केन में ANE लगा हुआ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहना चाहें तो मीथेन, ठीक है, मीथेन में देखिए लास्ट में ANE है, तो हम समझ जाएंगे मीथेन कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर हम एल्कीन की बात करें तो इसके लास्ट में क्या है, देखिए ENE है, तो इसका सफिक्स क्या होगा, ENE हो जाएगा, और एल्काइन का सफिक्स YNE हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में YNE है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो एल्कीन में इथीन ले सकते हैं और इसमें प्रोपाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि एल्केन में लास्ट में ENE है, जैसे कि इथीन में ENE लगा हुआ है, एल्काइन में लास्ट में YNE है, जैसे कि प्रोपाइन में YNE लगा हुआ है, क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का कौन सा ग्रुप है, जो एल्केन का है, एल्कीन का है और एल्काइन का है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसके फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के जो पार्ट होते हैं उसके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं डिफाइन करने के लिए कि ये हाइड्रोकार्बन किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर वो एल्केन कैटेगरी से होगा तो वो कौन से फॉर्मूले को फॉलो करेगा, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो होता है वो होता है CnH2n-2। क्लियर, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग कुछ जो हाइड्रोकार्बन्स के कैटेगरीज होते हैं उनके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे कि अगर एल्केन कंपाउंड की बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्कीन का +2 लगाएंगे, एल्कीन में 2 घटा देंगे मतलब कि CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन में फिर 2 माइनस कर देंगे मतलब CnH2n-2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो जनरली हमने क्या देखा, कार्बन क्या होता है, उसकी प्रकृति में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, किस किस अवस्था में, हमारे आसपास की सारी चीजें कार्बन है, कपड़े में कार्बन होता है,
हमारे खाने की चीजों में कार्बन होता है, हमारे यूज करने वाले इस पेन में भी कार्बन है, इस बोर्ड में भी कार्बन है। समझ में आ रहा है? और कार्बन को फर्दर जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें दो कैटेगरीज मिलता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में एल्कीन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में दो फॉर्मूलेज होते हैं, अगर वो एल्कीन से बिलोंग करता है तो उसका CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन से बिलोंग करता है तो उसका फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो n का मान होता है वो 1 से लेकर चलता जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह कैटेगरी में ये चलता चला जाएगा अगर एल्केन से बिलोंग करता है। एल्कीन और एल्काइन में n का जो मान होता है वो 2 से लेकर वो अप टू चलता जाएगा। मतलब n का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, किंतु 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 ओनली फॉर एल्केन के लिए होता है। क्लियर समझ में आया? तो हमने आज क्या देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड को किस प्रकार से हम लोग हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और कार्बन है, C और H है, तो ये सारे कैटेगरीज हाइड्रोकार्बन के आ गए। हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरीज को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, एल्केन और एल्कीन को, सॉरी सैचुरेटेड में एल्केन में और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। चलिए आगे चलते हैं, इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा देखेंगे कि एल्केन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के कैटेगरीज में देखेंगे। पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्केन को लेते हैं, तो देखते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला अभी हमने बताया, CnH2n+2 होता है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ध्यान में रखिएगा। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है अभी उस पर कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्पेशली एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्केन को लेकर ही चलेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको कह दिया है कि n का मान जो है 1 2 3 4 से लेकर चलता जाता है। ठीक है, अगर n का मान हम 1 रखते हैं, अगर n का मान हम 1 रखते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, मतलब C की जगह 1 लिखेंगे, n की जगह H2 × 1 + 2 हो गया। क्लियर? तो क्या बनता है? C1H2+2, मतलब C1H4। क्लियर? तो इसको हम लोग CH4 भी लिख सकते हैं। और ये जो CH4 है ना, यही कहलाता है मीथेन। मीथेन। क्लियर? अब सर इसको मीथेन क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, कहां से आ गया सर मीथेन, इसके बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको मिथ कहते हैं। कार्बन की संख्या जब 2 होगी तो उसे ईथ कहेंगे। अगर 3 होगी तो इसको प्रोप कहेंगे। 4 होगा कार्बन, मतलब C4 जब आएगा तो उसको क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। 5 आने से इसको पेंट कहेंगे। 6 आने से इसको हेक्स कहेंगे। 7 आने से इसको हेप्ट कहेंगे। और 8 आने से इसको ऑक्ट कहेंगे। ठीक है, 10th क्लास में ज्यादातर हेक्सेन तक के कंपाउंड मिलते हैं, फिर भी जानकारी अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि कार्बन में अगर संख्या 1 होती है तो उसको मिथ कहते हैं, 2 रहता है तो उसको ईथ कहते हैं, 3 रहता है तो प्रोप कहते हैं, 4 रहता है ब्यूट, 5 रहने से पेंट होगा, 6 रहने से हेक्स होगा, 7 रहने से हेप्ट होगा, 8 रहने से ऑक्ट होगा। इस प्रकार से चलता जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे C1H4 आया था, और C1H4 को हम लोग CH4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो C का जब संख्या 1 आया तो उसमें क्या लिखेंगे? मिथ। क्या लिखेंगे? C जब 1 आता है तो उसको क्या लिखते हैं? जनरली मिथ लिखते हैं। ठीक है, और चूंकि ये एल्केन कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है, इसलिए लास्ट में हमने क्या लगा दिया मिथ का,
ANE, मैंने कहा था ना कि एल्केन में ANE लगाते हैं, तो उसी तरह से हमने मीथ में ANE लगा दिया और कंपाउंड मेरा बनकर क्या तैयार हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, कंपाउंड बनकर मीथेन तैयार हो जाता है। तो अब मीथेन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसा होता है। ठीक है, इस चीज को जानने के लिए हमें थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा। तो कंटिन्यू रहिए आपके अपने चैनल जेम ट्यूट्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड को, और इसके बेसिक को जानेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास को मिस मत कीजिएगा। कार्बन से स्टार्टिंग हुआ है आपके 10th का साइंस का चैप्टर, और हर चैप्टर फिजिक्स या हो या केमिस्ट्री हो उसे अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। बने रहिए आपके अपने चैनल जेम ट्यूट्स के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लास 9 हो, 10th हो, 11, 12 हो या फिर BSc हो, उसकी कंटिन्यू कोर्सेस यहाँ पर अपलोड होंगी। बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स आएंगे, अच्छे अच्छे चैप्टर्स आएंगे, और कॉम्पिटिटिव क्लास तो चैनल में अलग अलग जो आपके सर हैं, मैम हैं, लेते ही रहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। अभी लॉकडाउन का समय है, आप चाहे तो इसका बेनिफिट लेकर घर में इस वीडियो लेक्चर गैलरी की सीरीज के साथ अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।